हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फोकस कोचिंग क्लासेस। क्लास 12th की फिजिक्स हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th की फिजिक्स हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट। इसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, वो स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। मैंने स्थिर क्यों बोला यहाँ पर? क्योंकि हम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ेंगे, हमारा जो आवेश है वो हमेशा स्थिर रहेगा, आवेश गति नहीं करेगा। आवेश क्या रहेगा? हमारा यहाँ पर स्थिर रहेगा। अब इसके अंदर हमारे पास में दो पार्ट निकल के आते हैं, दो चैप्टर निकल के आते हैं। चैप्टर नंबर 1 वो हमारा क्या है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर हमारा ये निकल के आता है। चैप्टर नंबर 2 क्या निकल के आता है हमारे पास में? विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट इसलिए डलवाया है मैंने, इसके अंदर हम दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो अपन टॉपिक डालेंगे चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो डाल लेते हैं हम चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। बात कर रहे हैं आवेश की, कि आवेश चार्ज आखिर में होता क्या है। ठीक है ना, तो आवेश की बात करने जा रहे हैं। तो हम आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न किया जाता है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है या इसका अनुभव किया जाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि बात करते हैं हम द्रव्यमान को लेके। काय की बात कर रहे हैं हम? द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। किसी वस्तु में कुछ ना कुछ क्या है हमारे पास में? द्रव्यमान है। तो हम पृथ्वी पर किस चीज़ का अनुभव करते हैं? सबसे बड़ा बल गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार से यदि विद्युत क्षेत्र की बात करें, यहाँ इस एरिया में ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, तो यहाँ पर हम आवेश को लाएंगे, तो इस आवेश द्वारा इस विद्युत क्षेत्र का क्या कर लिया जाएगा? अनुभव कर लिया जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ से आवेश की परिभाषा लिखते हैं, क्या होगी? किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है या इसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, आवेश क्या है? क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आवेश की संकल्पना की। ये लिख लो, लिखना हो तो अपन को। ठीक है ना, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है या फिर जहाँ ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र हो उनका अनुभव किया जाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवेश की संकल्पना की, कि आवेश की संकल्पना कैसे दी गई। ठीक है ना, किसके आधार पर दी गई। ठीक है, तो ये बात हो रही है हमारे पास में आवेश की संकल्पना। तो देखेंगे हम, अरे भैया सभी लोग सोडियम को जानते हैं कि नहीं जानते? सोडियम, ये हो गया हमारा सोडियम Na। इसके कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है कि नहीं होता है? तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। प्रोटॉनों की संख्या है वो भी कितनी है? 11 होती है।
ठीक है। अब बात कर रहा हूँ सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, वो क्या होता है 2, 8 और 1, ठीक है ना, 2 और 8 10 और आखिरी में 1 होता है। अब इस सोडियम के पास अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, ये स्थायी नहीं है। ये स्थायी होने के लिए प्रकृति में क्या करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। बात समझ में आ रही है? या तो इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा 8, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर दे तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जैसे ही त्याग करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, सोडियम पर धन आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। धन आवेश किसकी वजह से आया, एक इलेक्ट्रॉन की हानि की वजह से, +1। कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करा, एक का करा, इसलिए क्या आ गया, +1 आ गया। किस लिए आया, इलेक्ट्रॉन की हानि या फिर कमी की वजह से। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा धनावेश Na+1, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा धनावेश कहलाएगा। अब यदि मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारे पास में, 17 होता है। क्लियर है बात, तो 17 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 17, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8 और 7, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 7। ये भी अस्थायी है। ये भी स्थायी होने के लिए क्या करेगा, या तो इन 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो -1 आ गया, सॉरी Cl है ना, Cl-1 आ गया। बात समझ में आ रही होगी। तो -1 किस वजह से आया, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की वजह से। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसने ग्रहण किया है, तो क्या बात आ रही है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। क्लियर हो रही है बात, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि जैसे ही हुई तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना देते हैं। आवेश की संकल्पना हमने क्या दी, तो हम लिखेंगे आवेश की संकल्पना क्या दी, यदि किसी वस्तु या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अगर ऐसे लिखना चाहें कि यदि किसी वस्तु या परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की हानि या कमी होती है तो वो धनावेश बन जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वो क्या बन जाता है, ऋणावेश बन जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसके अंदर आवेश की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी गई, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी, कि सर प्रोटॉन भी तो था यहाँ पर, तो प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी। तो हम एक नोट पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं जाती है, क्योंकि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के मध्य प्रबल नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रबल नाभिकीय बल के कारण प्रोटॉन के वो नहीं प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। मतलब इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इतना अधिक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो प्रोटॉन निकलेगा ना ही ग्रहण करेगा, तो ये इसके आधार पर भी हम संकल्पना नहीं दे सकते। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है अगर पूछा जाए तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ठीक है ना। तो अब आगे हम बात करते हैं आवेश के प्रकार की। आवेश कितने प्रकार का होता है, पता है हमको, आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया हमारे पास में धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया हमारे पास में ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम लोग इसको समझते हैं धनावेश और ऋणावेश को।
तो ये हमने यहाँ पर एक छड़ लटका दी, धनावेशित छड़ को यहाँ पर हमने लटका दिया। ठीक है, अब इस धनावेशित छड़ के पास में मैं यदि वापस से एक और धनावेशित छड़ को लेकर आ जाऊं, इस धनावेशित छड़ के पास में वापस से धनावेशित छड़ को लेकर आ जाऊं, तो मुझे क्या अनुभव होगा यहाँ पर कि ये जो धनावेश है इस धनावेशित छड़ को दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो दूर भगाएगा तो ये कैसी भी घूमती हुई नजर आएगी, ऐसे घूमती हुई, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो यदि धनावेश के पास धनावेश ले आऊं तो ये हमको ऐसे इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये यूं घूमती हुई नजर आएगी। ठीक है, यदि यहाँ पर ऋणावेशित छड़ लूं और यहाँ पर भी ऋणावेशित ले आऊं मैं, तो ये फिर वापस से इसको ऐसा की ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसे ही घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन सपोज मैं यहाँ पर धनावेशित छड़ के पास में धनावेशित छड़ के पास में यदि ऋणावेशित छड़ को ले आऊं, काहे की छड़ को ले आऊं, ये इसके पास बन गया तो इससे अलग समझना है इसको। ठीक है ना, यदि इस धनावेशित छड़ के पास में ऋणावेशित छड़ ले आऊं तो मुझे क्या अनुभव होता है कि धनावेशित छड़ इस ऋणावेशित छड़ को आकर्षित करती है, क्योंकि दोनों क्या है, विपरीत आवेश है। तो क्या पता पड़ता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा जो समान आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये मुझे कैसे घूमती हुई नजर आएगी, ये छड़ ऐसे इधर की साइड खींचेगा तो ऐसे घूमेगी, ये इधर भगा रहा था तो ऐसे घूम रही थी। तो हमारी बात क्या निकल के आती है, यहाँ से हम देखते हैं कि जो प्लस प्लस आवेश होते हैं या फिर माइनस माइनस आवेश होते हैं, समान आवेश होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सजातीय आवेश, सजाती आवेश कहलाते हैं। इनके मध्य क्या देखने को मिलता है हमको, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। क्लियर है। अब बात कर रहा हूं मैं प्लस और माइनस की, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे विजातीय आवेश कहलाते हैं। इनके मध्य क्या देखने को मिलता है हमको, आकर्षण देखने को मिलता है। तो ये हमारा आवेश के प्रकार क्लियर हुए, आवेश टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आवेश के मात्रक की, कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कुछ अन्य मात्रक भी देखेंगे हम आवेश से रिलेटेड। ठीक है ना, आवेश का क्वांटमीकरण देखेंगे हम, आवेश का क्वांटा किसको कहते हैं, ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।